हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लगातार बच्चों के मैसेज के सर सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो कवर करने वाले हैं वन बाय वन करके सभी क्वेश्चंस का। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि सॉल्यूशन को आप कैसे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं उसमें, आपके ये समझ लीजिए कि लगभग जो 80 से 90% क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको उन पीडीएफ से देखने को मिलते हैं। तो जो भी बच्चे उन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक बन रहेंगे। हर एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बच्चों सैम्पल पेपर है और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सैम्पल पेपर 2026 रसायन विज्ञान, सैद्धांतिक और केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स जो रहते हैं 70। ये सब कुछ आपको पता है पहले से ना, तो हम ज़्यादा डिटेल जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का, क्योंकि इस समय जो आपका समय है जो बहुत कीमती है, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे पहला मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। तो ये आपका जो पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन जो हमने नोट्स के रूप में तैयार कर लिया है। ठीक है, तो हम सीधा वहाँ चलते हैं जहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपने वहाँ देखे हैं, दिए हुए हैं। तो सीधा आंसर की बात करेंगे, सेकंड इनवर्स इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बच्चा आपसे पूछा है, इसमें कहा है एक रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग जैविक नमूनों के संरक्षण में किया जाता है। तो इसके जो आंसर की बात करें, 40% जलीय विलेन HCHO फॉर्मेलिन। अगला प्रश्न है, एक कीटनाशी कंपनी DDT का उत्पादन करती है। DDT का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा, यह जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और जैव संकेंद्रण करता है। घ नंबर है, ये वैकल्पिक प्रश्न है बच्चों आप लोग के। हेनरी का नियम कहता है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है? तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका दाब के समानुपाती। अगला प्रश्न है, अस्पताल में प्रयोग होने वाली कृत्रिम रंग एमीन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। इन रंगों को संश्लेषित करने में मध्यवर्ती यौगिक है, कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसको डाई एजोनियम लवण। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन निम्न तत्वों में से एक तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन आपको बच्चों वहां दिए हैं उनमें जिंक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वैकल्पिक प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो आंसर है बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर SHE। नेक्स्ट है, किस उपसंयोजन यौगिक की जो है उपसंयोजन संख्या 6 है? तो 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे होंगे पेपर में, तो FeCN और 6 की पावर में आ जाएगा 3 और माइनस। ठीक है, अभिकथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन कारण बच्चों आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ लिया। तो बात करेंगे सीधे आंसर की, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। लास्ट वैकल्पिक प्रश्न है बच्चों, इसमें भी आपने ए और आर अभिकथन कारण पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जो भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए हम हर साल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बच्चों जो है पीडीएफ प्रिपेयर करते हैं। सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से, ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि टोटल जो पीडीएफ रहने वाली है, यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज आपकी पीडीएफ है। 4 से 5 पीडीएफ रहेंगी, जिसमें आपके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो कवर किए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए जो क्वेश्चन है बच्चों वो अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, तो सिंपली हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपने अभी देखा, इस नंबर पर मैसेज कर देना है। ठीक है, देना करते हुए वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट जो हम सैम्पल पेपर कर रहे थे। अब यहाँ से आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं। कौन सा सेल पुनः रिचार्ज किया जा सकता है? तो आंसर है बच्चों आपका लेड संचायक सेल या फिर निकल कैडमियम सेल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी विलेन की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर है विद्युत चालकता आयनों की सांद्रता, प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा पाई जाती है।
अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये, इसमें आपको क्या करना है, ईएमएफ की गणना करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, सिंपली आपने वैल्यू रखी ई कैथोड माइनस ई एनोड में, और वैल्यू रखने के बाद जो आपका आंसर आया है वो है पी नोट सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट। और नेक्स्ट समीकरण का जब आप इसमें उपयोग करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। प्रश्न नंबर 4, ई डी टी ए किस प्रकार का लिगेंड है? तो यह एक षटदंतुर लिगेंड है। अगला प्रश्न है, कोई भी अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों, अणुसंख्यक गुण केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला है प्रश्न नंबर 6 कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण स्कैंडियम और इट्रियम की समान रासायनिक गुण जो है के कारण जो है समान रासायनिक गुण दिखाता है, इस संकुचन के प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है बच्चों, वो मैं आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है बच्चों वो मिस हो गया। तो एक बार मैं क्वेश्चन पेपर वापस लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो बच्चों हम अलग से कमेंट सेक्शन में दे देंगे उसका आंसर, तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे पूछा गया है, एक तो 6, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, एक पेज जो है वो आगे पीछे हो गया ना। तो इसमें हमें ईएमएफ की गणना करनी थी, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो ये इस पेज से पहले ये वाला पेज जो है बच्चों वो ऐड हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 7। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 यहाँ से मिस है, तो 4 5 यहाँ पे आ गया, 6 मिस है, 6 का आंसर जो है इसमें नहीं है। 7 नंबर का सॉल्यूशन बच्चों ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पर्याप्त पानी में घोलकर 250 मिलीलीटर का घोल बनाया गया है, इस घोल की मोलरता क्या है? परमाणु भार आपको दे रखा है यहाँ पे। तो NaOH का द्रव्यमान 20 ग्राम हो जाएगा, आणविक भार आपने निकाल लिया है 40 ग्राम पर मोल, मोलों की संख्या 0.5 मोल आ जाएगा, आयतन आ जाएगा आपका 0.25 लीटर। अब मोलरता ज्ञात करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, 2 मोल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, ऐसा क्यों होता है? रीजन आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलोरिन में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है, जिससे इसे तोड़ना कठिन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अनंत तनुता पर मोलर चालकता निर्धारण किस नियम से किया जाता है? उस नियम को लिखिए तथा उसका एक अनुप्रयोग भी दीजिए। तो आंसर है कोलराउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो आपके सामने इक्वेशन निकल करके आ जाती है। इसके अनुप्रयोग भी आपसे पूछे गए हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना इसका अनुप्रयोग है। इसी के अथवा में बच्चों प्रश्न दिया था कि एक विद्युतीय अपघटनीय सेल के कैथोड तथा एनोड पर अपचयित एवं ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने वाले सूत्र को लिखिए एवं यह किस नियम पर आधारित है वो नियम भी लिखिए। तो फैराडे का प्रथम नियम बच्चों आप लोगों को पता है क्या? विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यह फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। यहाँ पे डब्लू प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों क्यू के। डब्लू क्या है, और क्यू इज इक्वल टू होता है आपका आई इंटू टी, और यहाँ पे कौन क्या है वो पूरा आप यहाँ पे डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, जब अंडा उबाला जाता है तो उसका सफ़ेद भाग एल्यूमिन ठोस हो जाता है, इस प्रोटीन संरचना के संदर्भ में समझाइए, यानी इसे प्रोटीन संरचना के संदर्भ में समझाना है, और इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। इस घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उबालने पर प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन प्राथमिक संरचनाएं बनी रहती हैं। प्रश्न नंबर 12 का कहा है, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाए जाते, क्यों? तो यहाँ पे एमीन आएगा, ठीक है। मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कि यहाँ पर रीजन देख रहे हैं हम कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये रीजन आपके सामने है, इसको आपने पूरा जो है डिटेल में पढ़ लेना है। हाँ नंबर है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण के उपयोग लिखिए। तो इसके जो मुख्य उपयोग हैं वो है, एक तो एजोरंजक के निर्माण में, दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, फिर है कार्बनिक संश्लेषण में।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि के अर्ध आयुकाल का मान अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो पहले आपने अर्ध आयुकाल को डिफाइन करना है, उसके बाद इसके लिए जो आपने डेरिवेशन करना है वो आप पूरा यहाँ पे डिटेल में देख पा रहे होंगे। तो फाइनल जो है वो आप यहाँ पे टी हाफ इजकल टू 0.693, इसका जो व्यंजक है वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इथेनॉल 473 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर निर्जलीकरण के फलस्वरूप एल्कीन बनाता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। तो पहले तो आपका एथेनॉल का निर्जलीकरण आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद इसकी जो क्रियाविधि है पूरा डिटेल में बच्चों हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर इसको देख लेना है। चलेंगे लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का जो और है, इसमें का नंबर पूछा गया है। एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए ये जल में अधिक विलेय होते हैं। खा नंबर आपसे पूछा है सम्मित ईथर और असम्मित ईथर क्या है? तो सम्मित ईथर किसे कहते हैं बच्चों? जब ईथर समूह के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल या एरियल समूह एक समान होते हैं, सम्मित ईथर कहलाते हैं। तो सिंपल क्या कर दिया आपने, C2H5 C2H5 आपने जोड़ दिया, डाई एथिल ईथर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। असम्मित ईथर क्या है कि जब ईथर समूह के दोनों ओर जुड़े हुए समूह अलग अलग होते हैं, असम्मित ईथर कहलाते हैं। एक तरफ CH3 आ गया, एक तरफ C2H5 आ गया। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको दे रखा है Fe, फिर उसके बाद आ जाएगा साइनाइडो, ब्रैकेट बार 6 और पावर में 4 माइनस, प्रतिचुंबकीय है, जबकि आपको दूसरा दे रखा है कि अनुचुंबकीय। ऐसा क्यों होता है? तो यह अंतर केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण अवस्था और इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के कारण होता है। सिंपल एक नंबर का आएगा, इतना छोड़ दो। अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है तो पूरा आप यहाँ पे पूरी डिटेल भी बच्चों इसकी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 का और कि क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला आ जाएगा लिगेंड की प्रकृति, इसको आप पढ़ लेंगे बच्चों पूरा डिटेल में। दूसरा है केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। तीसरा है धातु की श्रेणी। चौथा है शंकुल की ज्यामिति। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 16 है सीसा संचायक सेल की आवेशन एवं निरावेशन की क्रियाविधि का रासायनिक सहित व्याख्या कीजिए। सीसा संचायक सेल, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेंगे। क्या है कि सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है जिसे बार बार आवेशित और निरावेशन किया जा सकता है, यानी चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसमें एनोड लेड का और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, एनोड किसका बना होता है? लेड का, और कैथोड लेड डाइऑक्साइड का बना होता है, जो 38% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डूबे रहते हैं। निरावेशन की क्रिया, तो जब सेल का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, और कुल सेल पर अभिक्रिया क्या होती है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे ही आवेशन की क्रिया यानी विद्युत देते समय, वो अभिक्रिया भी पूरी डिटेल में बच्चों इधर आपको देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक ईंधन सेल की सेल अभिक्रिया के साथ चित्र आरेखित कीजिए जो उच्च दक्षता प्रदान कर सके। तो ईंधन सेल वे उपकरण हैं जो हाइड्रोजन या मीथेन जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसकी दक्षता बहुत उच्च यानी 70 से 80% होती है। ईंधन सेल H2 तथा O2 जैसे गैसों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। ये रॉकेट के लिए ऊर्जा स्रोत होते हैं। इनमें कैथोड व एनोड मध्य होने वाली क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। एनोड और कैथोड और कुल अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है प्रसारण दाब को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। इस विलय के अणुभार के निर्धारण के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी इसको विलय के अणुभार के लिए निर्धारण के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले प्रसारण दाब क्या है? तो वह न्यूनतम बाह्य दाब जिसे विलयन पर आरोपित करने पर प्रसारण की प्रक्रिया रुक जाती है, उसे प्रसारण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रसारण सांद्रता के समानुपाती होता है। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है यदि एक कच्चे आम को नमक के सांद्र घोल में रखा जाता है तो आम के अंदर का जल प्रसारण के कारण बाहर निकल जाता है और आम पिचक जाता है। फिर है विलय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखना है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और दोनों वैल्यू जो है रख देनी है। फाइनल इक्वेशन आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, और राउल्ट के नियम से विचलन को विस्तृत रूप में समझाइए और इसका उपयोग उद्योगों में कहाँ किया जाता है, बताइए। तो राउल्ट के नियम की बात करें तो जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यह विचलन दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन और
ऋणात्मक विचलन, इन दोनों को आपने बच्चों पढ़ लेना है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आसवन में होता है, विलायक चयन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा है उप सहसंयोजन यौगिकों में लिगेंड्स की क्या भूमिका होती है? विभिन्न प्रकार के लिगेंडों के प्रकार एवं उदाहरण दीजिए। तो इसको आपने देख लेना है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं बच्चों, उनको सिंपली आपने क्या कर लेना है, हम इन पीडीएफ को अपलोड कर दे रहे हैं हमारी वेबसाइट पर। सिंपली आपने हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है और वहाँ पर ये पूरा जो सॉल्यूशन है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और इस पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है। ये पूरा सॉल्यूशन जो हमने आप लोग के लिए तैयार किया है इतनी मेहनत से, तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी रेगुलर क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्लासेस डेली आप लोगों ने ज्वाइन करनी है, वीडियोस को देखना है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। कहाँ डाउनलोड कर पाएंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है इसको आप, तो सिंपल से स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। पहला काम जो करना है, सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है आपने कंबोसर। कंबोसर होम पर जाते ही आपके सामने जो हमारी वेबसाइट आ जाती है, कंबोसर होम पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है, सैम्पल पेपर 2026 का ऑप्शन बच्चों मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है क्लास 12th का ऑप्शन आएगा, क्लास 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। केमिस्ट्री सेट फर्स्ट के जस्ट नीचे आपको सॉल्यूशन वाला ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बट अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं और आते ही आते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही हमारा व्हाट्सएप नंबर बता दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम 3 चीज़ें बताएंगे, हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो ये जो आप सामने पीडीएफ देख पा रहे हैं, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, तो जिसमें मीडियम में वो आप बताएंगे, हम आपको डायरेक्टली जो है पेमेंट होते ही पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा स्कोर करना है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।